एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पार्क एज ऑफिशियल। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 4 तक हमने जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट को कवर कर लिया था। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इसे हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम डेंसिटी होती है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की, फिर हमारा आता है एयर, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कॉटन। कॉटन के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से, वाटर के बाद हमारा हो जाएगा हनी के बाद हमारा हो जाएगा चॉक, और चॉक के बाद लास्ट हमारा हो जाएगा आयरन, है ना। तो ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, डेंसिटी को सजा दिया है। तो कैसे कैसे होगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी पहले, देन एयर, उसके बाद हमारा है कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, आयरन, है ना। यही इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डेंसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड ऑफ मैटर। मैटर के जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके डिफरेंस बताने हैं उसके कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे हमें क्या पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की बात करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो हमें क्या पता है, सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, हार्ड होता है। लिक्विड हमारा रिजिड नहीं होता है ना, ये फ्लो हो सकता है, बह सकता है। और गैस सबसे ज़्यादा फ्लो हो सकता है। सॉलिड जो है कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, रिजिड होता है। लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकता है, बह सकता है, इसलिए इसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम, शेप, साइज सब कुछ फिक्स्ड होता है। लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप, साइज फिक्स्ड नहीं होता है। और गैसेस की बात करें तो वॉल्यूम, शेप, साइज कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, और गैसेस का तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमें टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बताने बोला था, हमने डिफरेंस बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। हमने कुछ तो ऐसे डिस्कस करा है। रिजिडिटी यानी सॉलिड की सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, हार्ड होता है। लिक्विड थोड़ा कम, गैस सबसे कम। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड को हम कंप्रेस दबा नहीं सकते, लिक्विड को थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, और गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, बहने की बात करें तो सॉलिड बहता नहीं है, लिक्विड थोड़ा बहुत बहता है, और गैस सबसे ज़्यादा फ्लो कर सकता है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को भरने की बात करें तो जिसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो गैस कंटेनर को ज़्यादा भर पाएगा, इजीली भर पाएगा। सॉलिड कम, सॉलिड बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ जितने एरिया को कवर करता है बस उतना ही एरिया को भरेगा, उससे एक्स्ट्रा वो फिल नहीं कर सकता है। लिक्विड थोड़ा बहुत फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से लिक्विड भी फिल कर सकता है, और गैस सबसे ज़्यादा किसी भी कंटेनर को फिल कर सकता है। शेप की बात करें तो सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, गैस का बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड की थोड़ा ज़्यादा होती है, और गैस की सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है ना, डेंस कितना घना है कोई भी हमारा मैटर, तो ये डिपेंड करता है कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड का, इसलिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की होगी, लिक्विड की थोड़ी कम, और गैस की सबसे कम। सिंपल, जिसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सॉलिड का जो है डेंसिटी ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, क्योंकि दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन अ गैस fills completely the vessels in which it keeps। गैस जो है किसी भी कंटेनर में रखा जाता है उसको completely भर देता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो मूवमेंट फास्ट होता है, और मूवमेंट फास्ट होता है तो किसी भी कंटेनर को गैस फिल कर सकता है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मान लो कि ये कंटेनर है हमारा, इसमें हमारे पार्टिकल्स है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये इसकी वॉल्स पे कंटिन्यूस प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा, अ वुडन टेबल शुड बी अ कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका शेप, साइज फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम सॉलिड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बोला है कि हम हवा में अपने हाथ को आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन एक लकड़ी के फट्ठे से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा सॉलिड का ज़्यादा होता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या होता है, ग्रेट फोर्स ग्रेट स्पीड से जो है इस पे अप्लाई करना होता है। तो कराटे एक्सपर्ट क्या करते हैं कि बहुत फास्ट में अपने हैंड को और बहुत ज़्यादा फोर्स से ब्लॉक से आर पार कर लेते हैं, तो उनके लिए इसको कर पाना पॉसिबल होता है। सो लिक्विड, 4 नंबर, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड की डेंसिटी जो है सॉलिड से कम होती है, बट हमने देखा है कि जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करता है। कैसे? जब, क्योंकि हमें पता है कि आइस जो है सॉलिड स्टेट में है और लिक्विड वाटर जो है लिक्विड स्टेट में। आखिर वाटर के ऊपर जो है आइस कैसे फ्लोट कर रहा है, कैसे तैर रहा है? तो एक्चुअली होता क्या है, जो आइस है हमारा, जब वाटर जमता है तो ये एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से हेक्सागोन शेप में आ जाता है ना। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये कैसा शेप ले लेता है, हेक्सागोन शेप ले लेता है, जिस वजह से इसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से इसकी डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है और डेंसिटी इसकी डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम हो जाती है, जिस वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाती है। इतने ही क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। 1.4 में कह रहा है, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर स्टेट को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि हम आइस को किस में देखते हैं, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में हमारा वाटर अवेलेबल रहता है, और वेपर हमारा जो है गैसियस स्टेट में होता है। इसका मतलब है कि सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटरचेंज हो सकता है, दैट्स वाई मैटर चेंज इट्स स्टेट। अभी कैसे चेंज कर सकता है और होता क्या है, देखिए जनरली क्या होता है, पार्टिकल्स जब पास क्लोज अरेंज होते हैं तो इसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। जब पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर अरेंज्ड हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। एंड पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा गैप हो जाता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाता है, तो उसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। यानी पार्टिकल्स के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है। तो हम इसे टेम्परेचर के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर देने से हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। तो हम इसमें टेम्परेचर के थ्रू स्टेट को बदल सकते हैं, इसी के बारे में हमें आगे बताया गया है। देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का आखिर इफेक्ट क्या पड़ता है, कैसे जो है चेंज होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसके लिए हमें एक्टिविटी 1.12 में बताया गया है कि हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है। एक बीकर में हमें क्या करना है, 150 ml के आसपास ले लेना है हमें आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को हम यहाँ पे इस बर्नर बीकर में डालने के बाद नीचे से बर्नर को ऑन कर देंगे और हीट करेंगे, और यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर को प्लेस किया है। जब ये इसको क्या करेगा, हीट करेगा, तो धीरे धीरे आइस क्यूब्स पिघल जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे वाटर में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी हमें दिखाती है कि हीट देने से क्या होता है कि हमारा जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और साथ साथ यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में हमें पता है कि क्या होता है कि बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाता है ना। यही बातें हमें बताई गई है। अब इसी सेकंड वाले फिगर में हमें बताया गया है कि ये देखिए मेल्ट हो चुका है, ये वाटर स्टेट में आ चुका है, लेकिन कंटिन्यूसली जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर के रुक जाता है, जबकि कंटिन्यूसली हम इसको हीट दे रहे हैं। तो ये हीट आखिर गया कहाँ, एक क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ये हीट जो है, ये हीट एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं, आखिर ये हीट गया तो गया कहाँ। ठीक है, तो पहला से हमने सीखा था कि सॉलिड से लिक्विड चेंज करने के लिए आइस को हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, 0 डिग्री पे आइस पिघलना चालू हो जाता है। उसके बाद लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी गर्म होना, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो हमें वही बात बताया गया कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को वाटर में कर सकते हैं और वाटर को वेपर में हीट दे करके
जो है चेंज कर सकते हैं। वही बात हमें इस पूरे में बताया गया है कि क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो आइस जो है क्या होते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। और बीकर में हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, और जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, ये सारा जो है हमें थोड़ा ध्यान से करना है। और थर्मामीटर पे मेन हमें अपनी आंखों को गड़ा के रखना है। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर में क्या है कि जब आइस क्यूब्स पिघलेंगे, एक बर्फ पिघला था या 2 बर्फ पिघले थे, 3 बर्फ के टुकड़े पिघले थे, तब भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था। और जब तक वो कंप्लीटली पिघल नहीं गया, हमारा पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। आखिर ऐसा क्यों, है ना? फिर वैसे ही हम इसको वाटर को जब गर्म करते हैं, जब तक वो पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाता तब तक भी उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही है। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ये हमें आगे जानना है। अब वही बात कह रहा है कि टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से जो है पार्टिकल्स ग्रेट स्पीड से वाइब्रेट करते हैं और आउटकम्स कर जाते हैं, यानी कि अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन गर्म करने से इसके क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं और ये अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब ये स्टेट क्या हो जाता है, मेल्ट होने की वजह से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ये सब टेम्परेचर के वजह से हो रहा है। अब इसी में एक चीज़ आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो हमारा जो है टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड हमारा मेल्ट होना स्टार्ट होता है। वो टेम्परेचर जिस पे हमारा कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट या ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही करना है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली होता क्या है, किसी भी सॉलिड का मेल्ट होने के लिए जितना टेम्परेचर देना होता है वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट हमें ये भी बताता है कि कौन सा हमारा सॉलिड कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ में, उसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है। क्योंकि हमें क्या पता है कि कुछ सॉलिड्स क्या होता है, उसे थोड़ा सा हीट देने से ही वो पिघल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉलिड जैसे कि बर्फ़ को पिघलाना और हम बात करते हैं आयरन को पिघलाना, दोनों बहुत इजी नहीं। क्योंकि हम बर्फ़ को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज से जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर से जैसे ही आइस को बाहर निकालते हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। लेकिन लोहे के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें क्या बताता है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। ये डिपेंड करता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कि किस मेटल का या फिर किस हमारे सॉलिड का कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना पावरफुल है। ठीक है, अब आगे मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। ये हमारा केल्विन में, अगर हम सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि क्या होता है हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस के थ्रू वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को ही हम फ्यूजन कहते हैं। यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब बात आता है वही जो मैंने शुरू में बताया था कि बीकर में हमने आइस डाल दिए हैं और कंटिन्यूसली इसको क्या कर रहे हैं, नीचे से बर्नर की मदद से हीट दिए जा रहे हैं। बर्फ पिघलता भी जा रहा है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री से इंक्रीज ही नहीं कर रहा। आखिर वो टेम्परेचर या वो एक्स्ट्रा हीट जो हम दिए जा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? एक्चुअली में वो हीट जो है ना, स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड में जो स्टेट बदल रहा है उसमें वो एक्स्ट्रा हीट यूज़ किया जाता है, जिस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई हीट, जो हीट हमें जनरली दिखाई नहीं देती है या टेम्परेचर इंक्रीज होती हुई दिखाई नहीं देती है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई हीट। और ये हीट क्या कर रही है, फ्यूजन में मदद कर रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में। क्योंकि हमने क्या कहा है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलना ही फ्यूजन कहलाता है। और ये लेटेंट हीट फ्यूजन में हेल्प कर रही है, इसलिए इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम क्या करते हैं कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट यूज़ की जाती है
उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो समझ में आया कि आप लोगों को कि ये जो एक्स्ट्रा हीट है या एनर्जी है वो जा कहाँ रही है, स्टेट चेंज होने में यूज की जा रही है, जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है थर्मामीटर का। अब यही बात बोला है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट रीच करने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक आना होगा। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हमारा बर्फ का टेम्परेचर आ जाता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वही सारी बात बताई है ना। ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा है कि वो एक्स्ट्रा हीट किस में यूज कर रहा है, स्टेट चेंज करने में यूज कर रहा है ना। उसे ही हम हिडन हीट कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल है किसके, 273 केल्विन के, क्योंकि यही रिलेशन है दोनों के बीच में। यही सारा चीज जितना मैंने आपको बताया है इसमें वही लिखा हुआ है। ठीक है, पार्टिकल्स स्टार्ट करते हैं मूव करना, क्योंकि वही से हीट मिलता है, वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और ये जब बॉयल होना स्टार्ट होती है तो फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टार्ट हो जाता है। इसी को अगर हम क्या करें, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस में अगर चेंज करें, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिश्ता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन की। अगर मान के चलो हमारा बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है तो केल्विन में कितने डिग्री का होगा हमारा, 273 केल्विन का। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बर्फ, हमारा वाटर क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना हो जाएगा, 273, 0 के बराबर था। तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन में हमारा क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। यही सारी बात को बताया गया। देखिए, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हीट देने से आएगा, और लिक्विड को फिर गर्म करेंगे तो गैसियस स्टेट में आएगा। इसी का ऑपोजिट, अगर हमें गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है तो हमें इसे कूल करना होगा, यानी कि इसे हमें ठंडा करना होगा। जैसे हम रेफ्रिजरेशन करते भी है कि लिक्विड को हम सॉलिड करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए ठंडा करके चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि दो ही तरीके हैं स्टेट चेंज करने के मैटर के। पहला है हमारा हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करके, दूसरा है हमारा कूलिंग, यानी कि उसे ठंडा करके। ठीक है, इन्हीं दोनों प्रोसेस के थ्रू हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। 1.13 में हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चाइना डिश लिया है। चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड डाला है। ये हम सब्लिमेशन के बारे में जानने वाले हैं। सब्लिमेशन एक दूसरा टॉपिक है। अभी तक हमने क्या किया था कि जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी कि मैटर स्टेट चेंज कर सकता है, वो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड स्टेट से किसी भी मैटर का सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होता, सीधा सॉलिड से लिक्विड में, सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में बिना ही कन्वर्ट किए हुए। ठीक है, तो इसमें इसी को दिखाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक क्या करते हैं, हम यहाँ पे चाइना डिश लेते हैं, ठीक है, और उससे नीचे क्या करते हैं, बर्नर को ऑन कर देते हैं, बर्नर से इसे एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं, और ऊपर में यहाँ पे हमने कॉटन प्लग कर दिया ताकि यहाँ से कुछ भी बाहर ना निकल सके। तो जब ये यहाँ से क्या होगी, हीट होना स्टार्ट होगी, तो ये ऊपर फ्लो करेगी और ये इस जो हमारा वेसल्स है इससे टकरा करके यहाँ पे इसके जो है डिपॉजिट्स जमा हो जाएंगे। यानी यहाँ से पहले ये गैसियस स्टेट में चेंज हुआ, और फिर जब इसकी वॉल्स से टकराया, वॉल्स से टकरा करके यहाँ पे क्या हो गया, इसने डिपॉजिट यानी कि सॉलिड डिपॉजिट जमा कर दिया, क्योंकि वो ठंडा हो गया, है ना। तो इस प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और हमने इस चाइना डिश में लिया क्या है, अमोनियम क्लोराइड लिया है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, हमारा सब्लिमेशन शो करता है, सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है, और जब ये इसकी वॉल्स से टकराया तो यहाँ पे फिर से ये सॉलिड स्टेट में इकट्ठा हो गया, सॉलिडिफिकेशन इसका हो गया। सब्लिमेशन के और भी एग्जाम्पल है, बस सब्लिमेशन में हमें याद रखना है कि सॉलिड स्टेट से वो मैटर जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि इसमें हमारे एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर यानी कि कर्पूर भी हमारा क्या करता है, सब्लिमेशन शो करता है। ड्राई आइस भी हमारा सब्लिमेशन शो करता है। तीसरा है हमारा नेफ्थलीन बॉल्स, है ना, नेफ्थलीन बॉल्स भी हमारा सब्लिमेशन शो करता है। नेफ्थलीन बॉल हमारा हो गया फिनाइल की जो गोलियां होती हैं ना उसको कहते हैं। और फोर्थ हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी हमारा क्या करता है, सब्लिमेशन शो करता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1.4.2 में कह रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे तो स्टेट बदलता था, वैसे ही है जब हम प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे तो भी हमारा स्टेट चेंज करने में मदद करेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल्स हैं मैटर के, इस पे जब हम, ये सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है, जब हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो इसके पार्टिकल्स जो दूर दूर थे अब वो थोड़े पास आ गए, और ज़्यादा प्रेस करते हैं तो इसके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास आ गए। तो ये हमारा गैसियस स्टेट से सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ा है। तो ये हम प्रेशर एक्सर्ट करके कर सकते हैं। यही बात बोला, बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्राउट क्लोज टुगेदर, यानी कि प्रेशर जनरेट करने की वजह से पार्टिकल्स दूर से पास आ सकते हैं और स्टेट को चेंज कर सकते हैं। गैसेस स्टेट को जैसे लिक्विफाई गैसेस की बात करते हैं, यानी गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए भी हम लोग यही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसको हम लोग हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। सॉलिड CO2 गैस जो है कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ऑन डिक्रीजेस ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी ये सीधा क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस इज अ रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। जैसे मैंने वहाँ बताया भी था कि सब्लिमेशन ये शो करता है ड्राई आइस, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। दस वी कैन से द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हम सॉलिड लिक्विड गैस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके लिए ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। अब यही गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट चेंज होने या सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्ट चेंज होने को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब उल्टा भी तो हो सकता है कि गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड चेंज करे। गैसियस स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट में चेंज होगा तो कंडेंसेशन कहलाएगा। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में हो रहा है यानी सॉलिड बन रहा है तो इसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। यानी सिंपल है, सॉलिड से लिक्विड बनना फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड से गैस में चेंज होना वेपराइजेशन कहता है, गैस से सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है, या सॉलिड से गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। वैसे गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। ये इंटरचेंज हमें दिखा रहा है कि कैसे तीनों स्टेट्स आपस में इंटरचेंज करते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में इस टेम्परेचर को हमें चेंज करना है। जैसे 300 केल्विन है तो हमें क्या पता था कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन के। तो हमें क्या करना है, 300 केल्विन जो है ना हमारे पास, 300 केल्विन में से 273 को माइनस कर दो तो हमारा यहाँ 23 क्या आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल होता है। तो 273 अगर हम 300 से माइनस कर देते तो 27 डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा। वैसे ही हमें बाकी भी इसको सॉल्व करना है। जैसे 573 केल्विन है तो 573 में से फिर से हमें 273 को माइनस करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस जो है ये चेंज हो जाएगा केल्विन से सेल्सियस में। सेम नीचे दिया हुआ है, हमें सेल्सियस में केल्विन में चेंज करना है तो हमें फिर से पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। तो 0 नहीं है यहाँ, 250 है। 250 से हमको अगर इसका भी निकालना है वैल्यू तो 250 इसमें हम ऐड कर देंगे सिंपली। देखो जब भी हमें केल्विन से सेल्सियस निकालना होगा तो 273 जितना भी वैल्यू दिया है उसमें से माइनस करना है या करके निकालना है, और जब हमें सेल्सियस से केल्विन निकालना है तो जो भी केल्विन का वैल्यू, सेल्सियस का वैल्यू उसको केल्विन में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे है कि 273 जो हमारा केल्विन है, 273 केल्विन में 253 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
325 523 हमारा केल्विन हो जाएगा। वैसे 100 डिग्री सेल्सियस हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 273 में ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। ये हमारा सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बोला किसी भी सब्सटेंस के लिए जब वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा होता है तो उसका जो है टेम्परेचर क्यों जो है मतलब सेम रहता है, क्योंकि हमें पता है कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का केस है कि जब कोई भी मैटर को हम गर्म कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा हीट को अपने स्टेट चेंज करने में यूज़ करता है, क्योंकि उसे क्या करना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको उसने पहले जो है क्या किया था, गर्म करने में जो यूज़ किया है, क्योंकि पिघलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट तक रीच करने के बाद वो इंक्रीज़ नहीं करता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट के तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद आगे वो बढ़ता नहीं जब तक वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, अपने स्टेट को बदल ना दे, क्योंकि यही एक्स्ट्रा हीट को अपने जो है स्टेट चेंज में यूज़ करता है। यही बात हमें बताना। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक गैसेस बोल रहा है कि एक मेथड बताने जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सके, तो इसके लिए हम प्रेशर एक्सर्ट करके कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।